हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कौन से चैप्टर का? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या क्या चीजें हम सॉल्व करते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। हाफ क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे एंड हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो the belief that the mother is completely responsible for the sex of a child is wrong because the, देखो पहले ये माना जाता था, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे घरों में चीजें होती हैं कि बच्चे के जेंडर के लिए मदर को ब्लेम किया जाता है, बट मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। मदर बच्चे के जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? गेट्स सेक्स क्रोमोसोम्स ओनली फ्रॉम द मदर, डेवलप इन द बॉडी ऑफ द मदर, get one sex chromosomes from the mother and the other from the father, get sex chromosomes only from the father. So basically यहाँ पे होता क्या है कि जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? मेल गैमेट्स और जो फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो याद रखना इस टाइम पे क्या होता है, मदर और फादर के हाफ हाफ क्रोमोसोम्स बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स में एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो मदर के पास तो एक पेयर में यानी कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फादर में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो बेबी गर्ल होगी, जब एक्स वाई मिलेगा तो बेबी बॉय होगा। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर? ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पे जब भी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो कैसे होता है? एक सेक्स क्रोमोसोम्स मदर से आता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स फादर से आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, एड्स कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू। एड्स ट्रांसफर होता है पर्सन टू पर्सन, बट जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज से वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, उनके लिए भी अपने कुछ ऐसे वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिखा है शेयरिंग फूड, फूड को शेयर किया तो क्या हो जाएगा? आपने खाया, आपने दूसरे वाले को दे दिया, अगर दूसरे को एड्स था तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या है? शेयरिंग फूड, शेयरिंग कॉम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर अ मस्कीटो बाइट। तो एड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। कैसे ट्रांसफर होता है? पर्सन टू पर्सन। अगर इंजेक्शन, एक पर्सन को इंजेक्शन लगा है, वही सेम इंजेक्शन अगर आपको लगा दिया जाए और दूसरा वाला पर्सन सफर कर रहा है एड्स से, तो चांसेस है कि आपको भी एड्स हो जाएगा। दूसरा क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर किसी को एड्स है और वो सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है किसी दूसरे पर्सन से, तो सामने वाले को एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर मदर को एड्स है तो जो होने वाला बच्चा होगा, जो फीटस है अभी यूट्रस में, उसको भी एड्स हो सकता है। तो इस तरीके से एड्स ट्रांसफर होता है। कोम ये ट्रांसफर करने से, फूड शेयर करने से, इन सब चीजों से एड्स ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे एड्स ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर second. Now, question third is given below are the events that leads to pregnancy and develop of embryo. Fertilization of egg, maturation of egg, release of egg, and embedding of embryo in thickened uterine wall. Which of the following options give the correct order of sequence in which they occur? Okay, तो अब हमें इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एग जो है मेच्योर होगा फीमेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला तो भाई ये हो गया कि एग सबसे पहले मेच्योर होगा। उसके बाद क्या है? एग रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज हो गया, फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज होगा और देन उसके बाद वो एम्ब्रियो में जाके एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये फोर्थ वाला ही हमारा फोर्थ है। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सेकंड, ये गलत ये गलत, इन दोनों में से एक हो सकता है। सेकंड नंबर पे आ रहा है थर्ड, सेकंड नंबर पे आ रहा है थर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So question 4th is, for the metamorphosis of the tadpole, which of the following elements must be available in the water? तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक अब्रप्ट चेंज आ जाना। ठीक है, जनरली ये चीज हम फ्रॉग में, सिल्क वॉर्म में देखते हैं। तो एक ड्रास्टिक चेंज आना, एक ऐसी हम बोल सकते हैं कि बॉडी का ग्रोथ हो जाना। ठीक है, जो हम उसके, मान लो टेडपोल जो है उसको देख के हम ये नहीं बता पाते हैं, या फिर उसके इतने ज्यादा ऑर्गन डेवलप नहीं होते उस वक्त, ठीक है, कि हम पहचान जाए कि हाँ ये फ्रॉग ही बनेगा। ठीक है, तो क्या है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, एक ड्रास्टिक चेंज, एक बड़े चेंज को। तो क्या चीज वाटर में अवेलेबल होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट वाटर में अवेलेबल होना चाहिए? तो क्लोरीन, सल्फर, कार्बन एंड आयोडीन, विच एलिमेंट शुड बी अवेलेबल? तो यहाँ पे क्या होता है, टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए आयोडीन शुड बी प्रेजेंट इन वाटर। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए? आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वहां पे थायरोक्सिन हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन हॉर्मोन्स रिलीज करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन जब हमने ये नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट किया था उसमें भी आया था। आई होप कि आपने एग्जाम दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट कॉन्शिपिशियस विजिबल चेंज दैट अकर इन अ बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज। तो सबसे ज्यादा चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम में हमें बॉयज के अंदर क्या देखने के लिए मिलती है? डेवलपमेंट इन वॉइस बॉक्स, इंक्रीज इन हाइट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या फिर इंक्रीज स्वेटिंग। क्या चीजें बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली चेंज दिखता है हमें बॉयज के अंदर एट द एज ऑफ देयर प्यूबर्टी? सो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी हाइट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अभी आप देखोगे कि आपका छोटा भाई आपसे हाइट में छोटा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही आप देखो इतना ज्यादा लंबा हो जाता है, अचानक से हमें लगता है कि अरे कितना लंबा हो गया। ठीक है, तो बॉयज की हाइट प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत जल्दी बढ़ जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, structures present in a cell which is responsible for the determination of sex of a baby। तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में जो सेक्स को डिटरमाइन करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, या फिर क्रोमोसोम्स? कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं जेंडर? तो ये डिटरमाइन करती है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने भी बताया था कि फादर के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मदर के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब मदर का एक्स और फादर की एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो बेबी गर्ल होगी, मदर का एक्स और फादर का वाई क्रोमोसोम्स मिलेगा तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ हमने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। सो unscramble the underlined word in the following sentence। अब हमें इनको unscramble करना है। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम डैश टू डैश। ओके, तो देखो ये अजीब सा हमें यहाँ पे इसको जंबल करके दे दिया गया है, हमें इसको अनस्क्रैम्बल करना है। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ कब से शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है? तो रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम, फर्स्ट जो टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन का दैट इज कॉल्ड मेनार्क, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला क्या है? मेनार्क है। समझ में आ रहा है? द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। क्लियर है? फर्स्ट हो गया हमारा मेनार्क और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? मेनोपॉज। ओके, सेकेंड है, द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू एन एडल्ट बटरफ्लाई इज टर्म्ड एज डैश। इसको क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर टू एडल्ट। तो यहाँ पे हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? मेटामॉर्फोसिस।
मेटामॉर्फोसिस। फिर है दी ओवर ग्रोथ ऑफ डैश इन डैश, ठीक है, अभी इसको डैश ही बोलते हैं, लीड्स टू दी हेरोस वॉइस इन एडोलेसेंट बॉय। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ किसकी, ग्रोथ की वजह से। तो देखो यहाँ पे मसल्स ग्रो होने लग जाते हैं, कहाँ पे, वॉइस बॉक्स में, जिसको हम लिरिनेक्स कहते हैं, ठीक है। तो मसल्स, ठीक है, मसल्स इन लिरिनेक्स। डैश हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट एंड फाइट दी स्ट्रेस। तो कौन हेल्प करता है, यस हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एडर्नल ग्लैंड विच प्रोड्यूस एड्रेनालाइन, है ना। तो ये हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करता है, ठीक है। जो भी गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो सब चीज को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। सो डी क्या हो जाएगा हमारा, एड्रेनालाइन। क्लियर है, समझ में आ गया, एन ए, ओके। तो ये था हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने अनस्क्रैम्बल किया है। लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इसको कंप्लीट करना है। इन फीमेल यूट्रीन वॉल थिकनेस टू रिसीव दी, क्या रिसीव करता है ये, जो यूट्रीन की वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है फीमेल में, जब वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीव दी fertilized egg. Endocrine gland release hormones directly into dash. Endocrine gland hormones को किसमें डायरेक्टली रिलीज करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू दी टारगेट साइट, जहां पे जरूरत है, जिस ऑर्गन पे जरूरत है वहां पे जाके वो पहुंच जाएगा। इसको टारगेट साइट बोल लो या फिर ऑर्गन बोल लो, टारगेट साइट या फिर organ. Now the sex hormone and the estrogen are responsible for the development of dash character. These sex hormone किसके लिए responsible है, yes, third, these sex hormone dash and estrogen are responsible for the development of dash characters. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेक्स हार्मोन। देखो एक फीमेल हमें हार्मोन्स दे रखा है, एक मेल हार्मोन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्या हो जाएगा ये, टेस्टोस्टेरोन, ORSTERON। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कौन सा कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। रिलीज ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम दी, कहां से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, सिक्रीट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी हमें वन वर्ड का ही आंसर बताना है, ओके। सो द साइट विच रिस्पॉन्ड टू अ हॉर्मोन्स, कौन सा साइट है जो हॉर्मोन्स को देख के रिस्पॉन्स करता है, उसको हम क्या कहते हैं, या तो ऑर्गन या तो टारगेट साइट, ठीक है। ए हो जाएगा हमारा टारगेट साइट। B है name of a gland which transports secretion through duct. Name the gland which transports secretion through duct. तो वो कौन सा ग्लैंड है, इसको हम स्लाइवरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं और स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड या फिर जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड,
सी है केमिकल्स विच कंट्रोल चेंजेस एट एडोलेसेंट स्टेज। तो वो कौन से केमिकल्स होते हैं? दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। देखो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर चीज का मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड का बिगिनिंग उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। वो हमारी कौन सी एज होती है? प्यूबर्टी की एज होती है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नेम द हॉर्मोन्स दैट इज रिलीज बाय टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? ये जनरली मेल में होगा। एंड कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इट्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन is the male hormone। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है? मेल हार्मोन होता है। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन ई भी आएगा। हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन which released by testis, which release by testis at the onset of puberty। ठीक है, कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था। बेसिकली इट प्रोड्यूस द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि बॉयज में जो उनकी बियर्ड होती है, मुस्टैच होती है, वो आने लग जाती हैं, है ना। हम बोल सकते हैं कि हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही है। ठीक है, सो इट प्रोड्यूस द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड इसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ आना, डेवलपमेंट आना और मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड cause growth of male sex organ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेम द फीमेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो अभी हमने किसका देखा था? अभी हमने मेल का देखा था, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन, है ना। फीमेल हॉर्मोन्स produced by ovaries that help in development of mammary gland and it produce the female secondary sexual character। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन था, फीमेल में एस्ट्रोजन है। it also produce female secondary sexual character और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे होता है? जैसे कि उनका ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाना, है ना, और जो लोअर वेस्ट होता है उनका ब्रॉड हो जाना। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। समझ में आ गया? सो प्रोड्यूस फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड कॉज ग्रोथ ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. ओके, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म. अब हम आ गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे. सो मैच द हार्मोन्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर डिफिशियंसी डिजीज गिवन इन कॉलम बी. तो कौन से हार्मोन्स की वजह से किस टाइप की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, किस टाइप के हमें डिजीज हो जाते हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो सबसे पहला है थायरोक्सिन. तो थायरोक्सिन की वजह से क्या हो जाता है? सॉल्ट इम्बैलेंस, डायबिटीज, गोइटर या फिर डॉर्फिज्म. तो थायरोक्सिन की वजह से हमें हो जाता है गोइटर. ठीक है, क्या हो जाएगा हमें? गोइटर. फिर है ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन क्या? अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो हम छोटे के छोटे रह जाएंगे. इट्स डॉर्फिज्म. इसको हम बोलते हैं डॉर्फिज्म. इंसुलिन की कमी से, देखो इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. अगर इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो हमें डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये है सी. एंड एडर्नल हॉर्मोन्स यानी कि सॉल्ट इम्बैलेंस. तो ये था डी. तो ये तो बड़ा ही इजी था, राइट? सिर्फ हमें मैच करना था. लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is question number 13th. So question 13th is Leela always eat only dal and rice in everyday meal. She often fall ill and has become prone to disease. Can you suggest changes in her diet which can make her healthy and free from the disease? तो देखो भाई, लीला घर का खाना खा रही है, that is good, है ना. लेकिन वो डेली डेली अगर एक ही टाइप का खाना खाएगी तो उसको सिर्फ क्या क्या चीजें मिलेंगी? देखो वो क्या खा रही है? दाल खा रही है जिससे उसको प्रोटीन मिलेगा, राइस खा रही है जिससे उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. बट हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन की भी जरूरत है. तो उसके लिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए. ठीक है, क्योंकि वहां से हमको क्या मिलेगा? वाइटामिन मिलेगा. हमें फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, इन सब की जरूरत है. लेकिन लीला क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही इनटेक कर रही है. तो इसका मतलब इसका जो डाइट है दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट, है ना. सो लीला डाइट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट. लीला डाइट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट. लीला का डाइट कैसा है? एक बैलेंस्ड डाइट बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज क्योंकि उसका जो मील है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? because her meal does not contain a proper minerals or proper nutritions. ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं उसके डाइट से, राइट. शी टेक only protein and carbohydrate, only proteins and कार्बोहाइड्रेट. वो सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही इनटेक कर रही है. शी शुड ऑल्सो एड vitamins in her diet. उसको अपने डाइट में vitamins भी ऐड करना चाहिए. ठीक है, vitamins protect us from various disease, विटामिन हमें बहुत तरह तरीके के डिजीज से बचाता है. सो हम क्या सजेस्ट करेंगे? यस, हम क्या सजेस्ट करेंगे? आई वुड सजेस्ट हर टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. I would suggest her to add fruits and vegetables in her diet. ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल उसको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके. ठीक है, और जो भी उसको बीमारी है, जिस चीज की भी उसकी बॉडी में कमी हो रही थी, उससे वो ठीक हो जाएगी. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
So question 14th is mention any two features each that are seen in boys and in girls, each to distinguish them from each other at the puberty. Okay, तो at the age of the puberty girls में कुछ changes आते हैं, कुछ changes boys में आते हैं, तो हमें वही बताना है कि हम किस तरीके से differentiate करेंगे boys and girls में. ठीक है, तो boys गर्ल्स क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज में, क्या चेंजेस आएंगे गर्ल्स में. तो सबसे पहले अगर हम बॉयज की बात करें तो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाता है. ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर पहली चीज. दूसरा क्या है, उनके वॉइस में चेंज आ जाता है ना. वॉइस बिकम लाउड. तीसरी चीज क्या हो जाएगी, उनके हाइट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, बट हमें दो फीचर्स बोले तो हम दो ही लिखेंगे. ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, उनकी ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. और दूसरा क्या है कि जो वेस्ट है उनका, ठीक है, बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. राइट, बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. तो ये हमने दो डिफरेंसेस बताए हैं बॉयज एंड गर्ल्स में जो हमें प्यूबर्टी के टाइम पे देखने के लिए मिलता है. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. So question 15 है we should avoid taking medicines drugs unless prescribed by a doctor give reason. Of course हमें कोई भी दवाई ऐसे ही नहीं खा लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेडिसिन बहुत ज्यादा हेवी डोज की होती है एंड डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं वो दवाई खाने के लिए, बट उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं. अगर वही सेम दवाई हमने ज्यादा क्वांटिटी में खा ली तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट, फिर उसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो वी शुड अवॉइड, हमें ये अवॉइड करना ही चाहिए. समझ में आ रहे हैं, क्योंकि उन मेडिसिन की बहुत ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और ड्रग्स तो हमें लेना ही नहीं चाहिए. इट किल्स आवर हैप्पीनेस. हम देखो क्या होता है कि जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स, तो वो उसी वक्त खुश रह पाते हैं जब वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, जब वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म हो जाएगा तो फिर से उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, फिर से वो अपने जोन में चला जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है. ठीक है, सो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड taking medicines and drugs unless prescribed by a doctors. ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज मेडिसिन हैव एडवर्स साइड इफेक्ट, है ना. बिकॉज मेडिसिन हैव एडवर्स साइड इफेक्ट्स. मेडिसिन के बहुत खतरनाक खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड वही मेडिसिन हमें बहुत कम डोज में दी जाती है. ठीक है, एंड हैव स्पेसिफिक डोजेस लेवल, एंड हैव स्पेसिफिक डोजेस लेवल, ये हमें अलाउ किया जाता है लेने के लिए. ठीक है, एंड हैव स्पेसिफिक डोजेस लेवल्स which if नॉट फॉलोड, अगर हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया, मतलब हमें थोड़ा सा डोज खाने के लिए बोला, अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो मे हार्म अस, मे हार्म अस, ये हमें क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है. समझ में आ गया.
नाउ और क्या हो सकता है, देखो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर क्वांटिटी जितनी हमें बताई गई है अगर हमने उससे ज्यादा ले लिया तो वो डेफिनेटली हमें हार्म करेगी। दूसरा क्या है, जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, है ना, हमें क्या हो जाता है, उनकी लत लग जाती है, हमें उनकी आदत हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि अब हमें डेली ड्रग्स वो चीज मिले जिससे हमें हैप्पी, हम बहुत ज्यादा हैप्पी फील करें, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा, इससे हमारी हैप्पीनेस पे भी असर पड़ेगा। इट ruin our health and happiness, ठीक है। सो ड्रग्स कैन बी एडिक्टिव, ड्रग्स क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, एंड कैन ruin our health and ruin our health and happiness। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। So, question 16th is a few of Paheli's classmates eat potato chips। ठीक है भाई, आप भी खाते होंगे। And burger, ये तो आपका डेली का काम है ना, regularly during the recess at school। Are they healthy eating habits? क्या ये healthy eating habits है? See, these are not the healthy eating habits, but we love it, right? हमें ये चीजें बहुत पसंद है, हम डेली खाना चाहते हैं, घर की चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है ना, हमें पिज्जा बर्गर चाउमीन और ये सारे मोमोज, हमें ये सारी चीजें पसंद आती है, बट दे आर नॉट हेल्दी, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, भले इसका टेस्ट बहुत अच्छा हमको लगता है, ठीक है। सो नो, दे आर नॉट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, नो दे आर नॉट healthy, they are not healthy eating habits, ठीक है। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज बर्गर्स एंड पोटेटो चिप्स हैव वेरी लिटिल न्यूट्रिशंस वैल्यू, है ना, बिकॉज बर्गर्स एंड potato chips, because burger and potato chips have very less nutrients, इनके अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी टेस्टी, तभी तो हमें पसंद है, ऑल्दो दे आर वेरी टेस्टी, ठीक है। इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता उतना जितना हमारी बॉडी को चाहिए, बट ये कैसे होते हैं, टेस्टी होते हैं, इसलिए हमको पसंद है। कभी कभार खा लेना अच्छी बात है, बट डेली डेली इन सब चीजों को खाना इट्स नॉट गुड, ठीक है। बट कैन नेवर रिप्लेस आवर रेगुलर मिल्क, दे आर टेस्टी बट कैन नेवर रिप्लेस आवर, नेवर रिप्लेस, ये हमारे घर के खानों को रिप्लेस नहीं कर सकता, नेवर रिप्लेस आवर रेगुलर मील, ठीक है। बट इट नेवर रिप्लेस आवर रेगुलर मील, क्योंकि रेगुलर मील क्या है, हमारा एक बैलेंस डाइट है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एडोलेसेंट टू normal growth and for their normal growth we can say, so can never replace our regular meal because regular meal is a balanced diet which help us, which help us in growth and development, ठीक है, which help us in growth and development। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बाहर का खाना खाना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं, इससे हमारा टेस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, हमें अच्छा लगेगा, बट डेली हमें अच्छा लगेगा पर हमारी बॉडी को अच्छा नहीं लगेगा एक टाइम आने के बाद, ठीक है। फिर क्या फायदा, फिर आप बोलोगे नहीं आप तो हमें बहुत नहीं, क्या करते हैं डाइटिंग, यस, फिर डाइटिंग शुरू कर देंगे,
है ना। फिर बहुत बुरा लगेगा कि अरे हम ये नहीं खा पा रहे। अभी क्या है, बैलेंस डाइट लो, मन कर रहा है चिप्स खाने का, चिप्स भी खा लो, बर्गर भी खा लो, बट डेली डेली मत खाओ, क्योंकि अभी अच्छा लगेगा, कुछ टाइम के बाद बहुत बुरा लगेगा, है ना। फिर आप अपना वेट कम करते रहोगे, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। So read the sentence given below and fill up the blanks with the correct word listed in the box. Okay. So यहाँ से हमको चीटिंग करके इधर लिख लेना है, क्या है, deep ductless nutrients and thyroxine. So the meal that includes all dash is called a balanced diet. तो ऐसे कैसे मील को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। फिर है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द टेडपोल्स लीड टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। तो क्या चीजें एब्सेंट होने की वजह से जो टेडपोल है उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। पानी में आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, और इनसे उनकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो डैश ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। कैसे ग्लैंड कहते हैं हम इसको, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एंड आफ्टर अटेंडिंग प्यूबर्टी बॉय डेवलप अ डैश वॉइस। तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, ठीक है। और कुछ टाइम पे तो इतनी बेकार हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन कर ले हम, यस एक क्वेश्चन कर ले या फिर रहने दे अभी, देखो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। 17 क्वेश्चन होगा, आई थिंक टोटल 28-29 क्वेश्चन है, तो हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।